सबसे पहले बात करेंगे देहरादून से बड़ी खबर की, जहां धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। बैठक में 15 से ज्यादा प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सत्र संबंधी प्रस्तावों पर भी बैठक में चर्चा होगी। अनुपूरक विधेयक पर मिल सकती है मंजूरी, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। और देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा के मानसून सत्र से पहले कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है आज। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसमें 15 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना जाहिर की गई है। यहां पर 15 से ज्यादा प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर चर्चा के साथ उन्हें मंजूरी मिल सकती है। और सत्र संबंधी प्रस्तावों पर भी चर्चा बैठक में की जाएगी। इसके अलावा अनुपूरक विधेयक पर भी मंजूरी हो सकती है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि अनुपूरक विधेयक को जो है यहाँ पर मंजूर किया जा सकता है। तो 21 से 23 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र है और उससे पहले महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने जा रही है आज, जिसमें 15 से ज्यादा प्रस्ताव आ सकते हैं। और इसके अलावा अनुपूरक विधेयक पर भी मंजूरी होने की संभावना जाहिर की गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अनुपूरक विधेयक पर भी मंजूरी मिल सकती है। सत्र संबंधी प्रस्तावों पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या जानकारी है आज होने वाली इस कैबिनेट बैठक को लेकर? कितने प्रस्ताव और कौन कौन से प्रस्ताव हैं जिन्हें मंजूरी मिल सकती है कैबिनेट की? जी दिव्या, धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज एक बार फिर होने जा रही है। इससे पहले करीब 5 दिन पहले ही जो है बैठक कैबिनेट की हुई थी, लेकिन अब जो है विधानसभा सत्र से पहले, मानसून सत्र से पहले एक बार फिर जो है कैबिनेट बैठक वो होने जा रही है। और सुबह 11:30 बजे राज्य सचिवालय में बैठक होगी, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री जो है मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ साथ मानसून सत्र को लेकर भी जो है इस बैठक में कई प्रस्ताव जो है वो रखे जा सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो है अनुपूरक बजट को लेकर भी चर्चा इस बैठक में हो सकती है। अनुपूरक बजट को लेकर अनुपूरक बजट लाया जाएगा या नहीं, इसको लेकर भी चर्चा बैठक में संभव है। और ऐसे में मानसून सत्र से संबंधित प्रस्ताव के साथ साथ कई अन्य प्रस्ताव भी जो है बैठक में आने की जो है वो संभावना है। और ऐसे में करीब 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव इस बैठक में जो है वो आ सकते हैं राज्य से संबंधित। और ऐसे में बैठक शुरू होगी और बैठक में मानसून सत्र को लेकर जो है विशेष फोकस रखा जाएगा। और मानसून सत्र से पहले ये बैठक है और अहम बैठक जो है धामी मंत्रिमंडल की ये मानी जा रही है, जिसमें कि मानसून सत्र के जो प्रस्ताव आने हैं, क्योंकि कई प्रस्ताव जो है मानसून सत्र के दौरान विधानसभा के पटल पर भी रखे जाने हैं, तो उसमें को लेकर जो है उस पर भी चर्चा संबंध हो सकती है कि किस तरीके से वो प्रस्ताव रखे जाएंगे, किस तरीके की कार्यवाही होगी। और इसी के साथ साथ कई अन्य प्रस्ताव भी जो है इस बैठक में जो है वो आज आ सकते हैं। जी, यहाँ पर 15 प्रस्तावों के साथ साथ अनुपूरक बजट जो विधेयक है उसको भी मंजूरी मिलने की संभावना सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। क्या कुछ उससे लेकर जानकारी आपके पास है? जी दिव्या, बिल्कुल जो है अनुपूरक बजट को लेकर जिस तरीके से जो पिछली कैबिनेट हुई उसमें भी ये माना जा रहा था कि अनुपूरक बजट को लेकर जो है कुछ मंजूरी से मिल सकती है। हालांकि उसको लेकर अभी संशय बना हुआ था और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा था कि गैरसैंण से में ही जो है बैठक होगी और उस बैठक में जो है कैबिनेट की जो बैठक होगी और उसमें फैसला लिया जाएगा अनुपूरक बजट को लेकर कि अनुपूरक बजट रखा जाता है नहीं। तो ऐसे में हालांकि अब देहरादून में ही जो है राज्य सचिवालय में बैठक हो रही है और ऐसे में आज माना जा रहा है कि अनुपूरक बजट को लेकर भी सरकार कुछ फैसला ले सकती है। धामी कैबिनेट जो है कुछ फैसला इसको लेकर भी ले सकती है, लेकिन अनुपूरक बजट को ले मंजूरी मिलती है या नहीं ये अभी देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ साथ कई अन्य प्रस्ताव भी जो है वो आएंगे, क्योंकि मानसून सत्र से संबंधित भी कई प्रस्ताव जो है इस बैठक में आ जा सकते हैं और इसको लेकर भी चर्चा होगी। और मानसून सत्र में मंत्रियों की किस तरीके की तैयारी है, किस तरीके से उन्हें विधायकों के सवालों के जवाब देने हैं, इसको लेकर भी चर्चा जो है आज इस बैठक में संभव मानी जा रही है। बिल्कुल, पिछली बार जो कैबिनेट की बैठक हुई थी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव उसमें पास किए गए थे। पर्यटन नीति से संबंधित भी इसमें प्रस्ताव थे। आज की इस कैबिनेट में जो विधानसभा का सत्र होने वाला है उसके संबंधित इसके अलावा भी और कौन से ऐसे जो प्रस्ताव हैं वो यहाँ रखे जा सकते हैं जिन पर चर्चा होने के साथ ही मंजूर किया जा सकता है?
जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, अगर पिछली कैबिनेट की बात की जाए तो उसमें करीब 36 प्रस्ताव जो है वो पास हुए थे, और एक प्रस्ताव जो उसमें लाया गया था अनुपूरक बजट, उसे अगली कैबिनेट के लिए जो है वो रखा गया था। तो ऐसे में उसके बाद एक कैबिनेट ये आज हो रही है, और आज अनुपूरक बजट को माना जा रहा है कि उसको मंजूरी मिल सकती है। इसी के साथ साथ आयुर्वेद विश्वविद्यालयों में जो है आयु सीमा में छूट देने का भी प्रस्ताव जो है वो रखा जा सकता है, और इसी के साथ साथ महिलाओं से संबंधित और भी कई प्रस्ताव जो है आ सकते हैं। और शहरी विकास विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग और महिला कल्याण विभाग, इन तमाम विभागों के भी जो है कई फैसले जो है आज इस बैठक में जो है वो आ सकते हैं, और करीब माना जा रहा है कि 1 दर्जन से अधिक फैसलों पर प्रस्ताव पर जो है मुहर आज धाबी कैबिनेट की जो है वो लग सकती है। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक नर्स के साथ रेप और हत्या के मामले पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन ने बताया कि नर्स के साथ हुई घटना बेहद चिंताजनक है। इस घटना को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला सुरक्षा को देखते हुए हमने प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था की है। साथ ही पुलिस सभी कामकाजी महिलाओं से अपील करती है कि गौरा देवी ऐप का इस्तेमाल किया जाए ताकि महिलाओं की सुरक्षा का समाधान किया जा सके। देखिए, ये घटना हुई थी रुद्रपुर पुलिस के द्वारा तुरंत एक्शन लेते हुए इसमें जो व्यक्ति संलिप्त था उसको अरेस्ट कर लिया गया है और घटना का अनावरण कर लिया गया है। ये घटना बहुत ही दुखद है क्योंकि मेरे ख्याल में गुमशुदगी एक दर्ज कराई गई थी 31 तारीख को, और उसके बाद लगातार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसका खुलासा भी कर लिया और जो संलिप्त व्यक्ति था उसको अरेस्ट भी कर लिया। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो महिलाओं की सुरक्षा की का जहाँ तक प्रश्न है, एक तो इसको कोलकाता से न देखा जाए क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रे इंसिडेंट है। मैं आपको आंकड़े के जरिए ये बताने की कोशिश करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जैसे आईपीसी के केसेस हैं 17-18 हज़ार के आसपास, इसमें करीब 4,000 के आसपास जो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, तो जो बहुत बड़ा फिगर नहीं है। हमारे यहाँ जितनी भी आबादी महिलाओं की है उसके हिसाब से बहुत बड़ा फिगर नहीं है। हम लोग एक शांतिप्रिय राज्य हैं और यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा से संबंधी कोई भी इस तरह की बात नहीं। कोलकाता के बाद उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक नर्स के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या का मामला प्रदेश में तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में 30 जुलाई को एक नर्स लापता हो गई थी जिसका शव 8 अगस्त को यूपी में मिला। महिला नर्स का शव मिलने से दून मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों में विरोध है। डॉक्टरों ने विरोध में कैंडल मार्च भी निकाला था जिसमें कोलकाता की डॉक्टर और उधम सिंह नगर की नर्स को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। वहीं डॉक्टरों ने अब सरकार और अस्पताल से अपनी सुरक्षा की मांग की है और आज एक दिन की पूर्ण रूप से हड़ताल की घोषणा भी की है। आपने भी देखा होगा कि एक कोलकाता में जो हुआ है पीड़ितों के साथ जिसकी निर्मम हत्या की गई है और बताया जा रहा है कि कुछ रेप का भी है। उसके बाद आप देखिए कि सिर्फ वहाँ ही नहीं रुक रही है, अपने उत्तराखंड में भी देखिए। अभी आपने देखा कि नर्सिंग स्टाफ की थी फीमेल जिसकी डेड बॉडी 10 दिन बाद मिली है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। और इसी चीज़ को लेकर के हमारा आक्रोश है कि हमें चाहिए सेफ्टी। अगर हम किसी मरीज का इलाज कर रहे हैं तो हमें भी तो कोई गारंटी चाहिए पीछे से। हम चाह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी चाहिए। कुछ मांगे हमारी हैं जो हमने अपने पत्र बनाए हुए हैं, घोषणा पत्र, उसमें हमारे साथ। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे जिस तरह से कोलकाता में घटनाक्रम हुआ उसके बाद उधम सिंह नगर से मामला सामने आए हैं, दून मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं उनमें किस तरीके का आक्रोश है और क्या मांगे उन्होंने रखी हैं? जी देखिए, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से कोलकाता में एक डॉक्टर से की रेप और हत्या का मामला सामने आया, जिसके बाद उत्तराखंड में भी जो है एक मामला इसी तरीके से जो है सामने आया, नर्स की रेप और हत्या का मामला जो है वो सामने आया, जिसके बाद उत्तराखंड में भी लगातार जो डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर जा रहे हैं और इमरजेंसी के अलावा चाहे ओपीडी हो या अन्य व्यवस्थाएं हॉस्पिटल में जो है उनको लेकर जो है अस्त व्यस्त दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से लगातार डॉक्टरों भी हड़ताल पर हैं, डॉक्टरों की मांग है कि आरोपी को जो है जल्द से जल्द उसे फांसी की मांग कर रहे हैं कि आरोपी को जो है फांसी की सजा दी जानी चाहिए। और इसी के साथ साथ ही डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से देश भर में
कई मामले इस तरीके के सामने आए हैं। तो ऐसे में कोलकाता के बाद जिस तरीके से उत्तराखंड में जो मामला सामने आया, तो डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार की तरफ से कोई ऐसी जो है ठोस व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिससे जी। डॉक्टरों की जो है सुरक्षा ठीक हो सके। इसको ये मांग भी जो है डॉक्टरों के द्वारा रखी जा रही है और लगातार डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर है। और ऐसे में डॉक्टरों के द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द ही अमल नहीं किया जाता तो ऐसे में वो अनिश्चितकालीन जो है हड़ताल पर भी जा सकते हैं। जी, प्रशासन ने इस ओर क्या कार्रवाई की है, क्योंकि लगातार डॉक्टर्स इमरजेंसी छोड़ के बाकी सेवाएं बंद किए हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या प्रशासनिक अधिकारी, क्या सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग इनसे बात करने पहुंचे हैं? जी जी बिल्कुल। देखिए, इमरजेंसी को अगर छोड़ दे तो बाकी जो व्यवस्थाएं अस्पताल की तो वो बिल्कुल चरमराई हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर है, ऐसे में शासन प्रशासन की तरफ से लगातार जो है ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर लगातार सरकार जो है कदम उठा रही है। और ऐसे में पुलिस प्रशासन के द्वारा भी भरोसा दिलाया जा रहा है कि जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर तमाम जो है ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। महिला हेल्थ डेस्क की व्यवस्था भी जो है वो की गई है। और इसी के साथ साथ ही गोरा देवी ऐप का इस्तेमाल करने की भी बात जो है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है कि गोरा देवी ऐप का वो इस्तेमाल करें और उसमें जिससे कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी होगी। और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई ऐसे कदम भी जो है सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। सरकार आश्वासन उन्हें दे रही है कि सुरक्षा को लेकर तमाम ऐसे कदम उठाए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से हड़ताल जो डॉक्टर जा रहे हैं उससे मरीजों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है कि डॉक्टर हड़ताल से बचे, हड़ताल ना करे। लेकिन ऐसे में जो है शासन प्रशासन की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर पूरी सजग जो है प्रशासन इस तरीके का दावा प्रशासन का जो है वो किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया अरुण जानकारी के लिए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के बाद सारे डॉक्टर्स में आक्रोश है, जिसके चलते यमुना घाटी के नौगांव में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने कैंडल मार्च निकाला है। इस दौरान डॉक्टरों ने बताया कि शनिवार को पूरे राज्य में ओपीडी बंद रहेगी। साथ ही उनकी मांग है कि अस्पताल में काम करने का सुरक्षा माहौल प्रदान किया जाए, जिसके लिए एक सशक्त कानून भी बनाया जाए और अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर उचित न्याय दिया जाए। हम यहाँ पर यमुना वैली के डॉक्टर्स यहाँ पर सीएससी नौगांव से हमने पीसफुल कैंडल मार्च किया है नौगांव चौराहे तक। और इसमें हम जो अभी हमारी डॉक्टर्स थी आरजी मेडिकल कॉलेज की जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर थी टीवी चेस्ट में, शी वाज ब्रूटली रेप्ड एंड किल्ड। हम चाहते हैं कि जो जिस बंदे को भी उन्होंने पकड़ा है उस पे प्रॉपर कार्रवाई हो। और कुछ इसमें साक्ष्य छुपाए जा रहे हैं। इतना जघन्य अपराध एक आदमी तो नहीं कर सकता। शी वाज ब्रूटली गैंग रेप्ड एंड किल्ड। इससे हमें हमारे अस्पताल में हमें सुरक्षा की भावना पैदा होती है। हमारे यहाँ बहुत सारी फीमेल स्टाफ होती हैं, नाइट ड्यूटी करती हैं। कई बार उनके साथ रात को जो बाहर से असामाजिक तत्व आते हैं और रात को पी के आते हैं। तो हम चाहते हैं प्रशासन से कि जो वहाँ पर कोलकाता में जो जघन्य अपराध हुआ है, फ्यूचर में हमारे अस्पतालों में जो फीमेल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके साथ फ्यूचर में ऐसी कोई अपराध न हो। बिना किसी हंगामे के एक शांतिपूर्ण मार्च, कैंडल मार्च निकालें, जो कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ही बहुत ही यंग लड़की के साथ ड्यूटी के दौरान दुराचार और अनाचार के बाद बहुत ही निर्मम हत्या की गई है और उसका अभी तक कोई खास नतीजा नहीं निकला है। सिर्फ एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, जबकि ऐसा महसूस होता है कि उसके साथ बहुत ही बुरी तरह से गैंग रेप हुआ है और गैंग रेप के बाद उसको बहुत ही बुरी तरह से मारा गया है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इसमें कि हम लोग ये चाहते हैं कि हम सभी जितने भी हम लोग मेल फीमेल ड्यूटी के दौरान जो असुरक्षा की भावना इससे और ज़्यादा पैदा हो रही है और होती रहेगी, तो सरकार से हमारी पूरी पुरजोर मांग है कि इसके लिए बहुत ही बेहतर और मजबूत कानून लाया जाए कि आइंदा ऐसी कोई हरकत और दुराचार ना हो। वहीं पौड़ी के श्रीनगर के पाबंदी ब्लॉक कार्यालय में अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के लिए अखिल भारतीय परिसंघ ने परिचर्चा का आयोजन किया। इस परिचर्चा में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने शिरकत की। कार्यक्रम में परिसंघ के प्रदेश महासचिव श्रीकांत और मुख्य प्रवक्ता
प्रदेश मीडिया प्रभारी शैलजा सिंह आर्य भी मौजूद रहीं। परिचर्चा कार्यक्रम में SC/ST समाज से जुड़े कई मुद्दों को उठाया गया। इस दौरान अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के फैसले को लेकर नाराजगी जाहिर की गई है। साथ ही 21 अगस्त को विरोध स्वरूप भारत बंद का समर्थन किया है। डॉक्टर का आलम और वकील की टाई मिली है। बात है बाबा साहेब आम्बेडकर उस सोच के प्रतीक हैं जो सोच समाज को बराबरी पर लाना चाहती है। उस सोच के प्रतीक हैं बाबा साहेब आम्बेडकर। और अगर ये सिंबॉलिक रूप से उनकी तस्वीर देकर मुझे सम्मानित किया है हमारे दलित भाइयों ने, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस बैठक में आज जो जगह जगह से लोग आए थे, सभी ने अपने विचार रखे और सभी ने ये संकल्प लिया कि हम एक होकर समाज में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त कर और एक विकसित भारत बनाने में अपना सहयोग देंगे। व्यापक चर्चा का विषय है और मैं समझता हूँ इसमें व्यापक चर्चा होनी चाहिए। तमाम बुद्धिजीवियों ने इस पर विचार करना चाहिए और किसी भी समाज का, किसी भी वर्ग का अहित न हो, इसके प्रयास करने चाहिए। आज माननीय मनोज राठी जी के नेतृत्व में पाबो ब्लॉक में एक मीटिंग का आह्वान किया गया, जिसका मेन मकसद था कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज की वर्तमान स्थिति क्या है, उस पर विचार विमर्श किया गया। और जो एवरेज हमने पाया वो यही है कि आज भी लोग सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा पीड़ा को झेल रहे हैं, जिसे संगठन के द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया है कि उनकी कोई भी समस्याएं होती है उसे संगठन के पैड के तहत उसका निवारण किया जाएगा। बैठक में हमारे भीम आर्मी के जो संयोजक है श्री सुरेश चंद्र मुयाल जी, वो मौजूद थे और परिसंघ के प्रदेश महासचिव श्रीकांत जी का भी उसमें सहयोग रहा है। हमने वो अनुसूचित जाति वो कि यहाँ पे हमको बहुत वो हुआ, अच्छा ज्ञान मिला कि हमारे जो लोग हम लोग हैं हमको दबाते रहते हैं, हमारी बात सुनते नहीं हैं और हमारे बात को हमेशा पीछे पीछे करते रहते हैं। हम बिल्कुल ऐसे समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं। जैसे हम लोगों पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं, हमारे कहने नहीं मानते, हम हमें सुनते ही नहीं हैं। लोहागढ़ ब्लॉक के सीमांत पंचेश्वर क्षेत्र के स्कूली छात्र छात्राओं को रोज स्कूल आने जाने के लिए 28 किलोमीटर पैदल सफर तय करना पड़ता था। छात्र छात्राओं की इस समस्या को देखते हुए बीजेपी जिला उपाध्यक्ष मोहित पाठक ने डीएम से छात्र छात्राओं के लिए स्कूल वाहन की व्यवस्था करने की मांग की थी। मामले का संज्ञान लेते हुए डीएम चंपावत ने स्कूली बच्चों के लिए वाहन की व्यवस्था कर दी है, जिसका 15 अगस्त को शुभारंभ कर दिया गया। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम धामी की अनुकंपा और डीएम की कोशिशों से छात्र छात्राओं के लिए वाहन की सुविधा दी गई है, जिसके लिए हम सभी उनका आभार व्यक्त करते हैं। आज पंचेश्वर क्षेत्र के जो 10-12 गांव के स्कूल जाने वाले बच्चे थे, उन्हें रोजाना 28 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी पड़ती थी। और जो पंचेश्वर जैसा कि नेपाल बॉर्डर का भी हमारा क्षेत्र था और वहां से पलायन की दृष्टिगत कई स्कूल न होने से और स्कूल बहुत दूर होने से लोग पलायन करके लोहाघाट या अन्य शहरों में जा रहे थे। तो इस समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय से हमने आज से 15 दिन पहले उनको ज्ञापन दिया कि जो वहाँ बच्चे 28 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं उनके लिए गाड़ी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मैं बहुत ही सहर्ष से इस बात को कहना चाहूँगा कि कल 15 अगस्त के दिन आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की विशेष प्रयासों से और सीमांत के जो 35 छात्र छात्राएं थे और 28 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे थे, उनके लिए गाड़ी की सुविधा हो गई है।